हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास 12 वालों के लिए है। यूनिट 3 और 4 एक ही साथ में कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू और बाकी है तुम्हारे लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के। जो भी नया आया हो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। उल्टा बोल दिया मैंने, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? कौन होगा? जलवायु, स्थलाकृति, भाषा और धर्म, सरकारी नौकरियां, या केवल बी एंड सी? तो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ सबसे मेन जो कारक होता है वो जलवायु और स्थलाकृति होता है। ठीक है। पर्यटन उद्योग में मौसम और जलवायु का क्या महत्व होता है? क्या महत्व दिया जाता है जलवायु का? तो क्या होता है, पर्यटकों की संख्या पर प्रभाव डालता है। जलवायु जैसा रहेगा वहाँ का, वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे, हो सकता है किसी जगह कम जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची शामिल में है? एक ऐसा तुमको बताना है स्थल जो यूनेस्को का सूची में शामिल है। तो वो कौन है? आपका ताजमहल। ये विश्व धरोहर है जो यूनेस्को का शामिल है। पर्यटन के विकास में किस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देखो, यूएनडब्ल्यूटीओ का, विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूएनडब्ल्यूटीओ। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? पर्यटन नीति बनाना और प्रचार करना, ये मेन काम होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, क्या किया गया है? इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल भारत, 2002 में शुरू हुआ है। पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकारी आय बढ़ाना, होटल खोलना, पर्यटन को सतत संगठित रूप से विकसित करना। तो ये सही हो जाएगा, पर्यटन को सतत और संगठित रूप से विकसित करना। आगे 8 नंबर की ओर बढ़ें। भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी कार्यरत है? कौन सी सरकारी एजेंसी है जो कार्यरत है? ठीक है, आईटीडीसी, आरबीआई, सेबी या फिर यूनेस्को? तो कौन होगा? भारतीय पर्यटन विकास निगम, आईटीडीसी। क्या होता है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल धार्मिक पर्यटन का के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा? तो काशी। इसमें से काशी धार्मिक पर्यटन के लिए फेमस है, चारों ऑप्शन में। इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति की सुरक्षा और सतत विकास, ये होता है आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11। ऐतिहासिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐतिहासिक पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है? अतीत की संस्कृति और धरोहर को समझना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। पर्यटन नियमन में सरकार की क्या भूमिका होती है? पर्यटकों के अधिकारों की सुरक्षा, नियम और कानून बनाना, पर्यटन को नियंत्रित प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े। यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है? किस क्षेत्र के अंदर कार्य करता है? तो यूनेस्को जो है 3 चीज़ पर, शिक्षा, विज्ञान, ठीक है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर। आगे बढ़े 14 नंबर। पर्यटन क्षेत्र में एफटीए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का क्या मतलब होता है? यानी विदेशियों की आगमन संख्या। क्या होता है? विदेशियों की आगमन संख्या। सतत पर्यटन का मुख्य घटक कौन कौन से? सतत पर्यटन का मुख्य घटक कौन कौन होगा? ये तो केवल क्या हो जाएगा? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का पर्यटन से क्या संबंध है? तो इसका क्या संबंध है? पर्यटन के लिए आधुनिक सुविधाएं देना, केवल शहरी विकास, होटल निर्माण, व्यापारिक गतिविधि। तो कौन सा हो जाएगा? पर्यटन के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संगठन वैश्विक पर्यटन आंकड़ों को प्रकाशित करता है? तो यूएनडब्ल्यू2 है, यूएनडब्ल्यूटीओ। ठीक। पर्यटन के सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो कौन सा हुआ है? प्रसाद और स्वदेश दर्शन, ये योजना शुरू हुआ है। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन और भी है, जो 10 और क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से तैयार किए गए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य भौगोलिक कारक कौन कौन से? संस्कृति, राजनीतिक स्थिरता, विविधता, सभी। तो सभी चीज़ें क्या है? सभी। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? कौन सा एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? गोवा बीच, ये तो नेचुरल है। कुतुब मीनार, ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ें। विश्व पर्यटन संगठन WTO, विश्व पर्यटन संगठन WTO का स्थापना, यानी
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के विकास में ऐतिहासिक स्थलों की क्या भूमिका होती है? सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना, विदेशी मुद्रा, ये दोनों हो जाता है, दोनों ए और बी। ठीक है। भारत का सबसे अधिक पर्यटक आकर्षित करने वाला ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? ताजमहल में। ठीक है, ताजमहल। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, यानी कि 27 कह सकते हो। पर्यटन विकास में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक है? तो सबसे ज़्यादा है वो तापमान। तापमान जैसा रहेगा उस हिसाब से लोग जाना पसंद करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो वो कौन है? पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और भी अगर हम बात करें, और भी अति 3 महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो ये हो गया है प्रोक्त सभी। हाँ, यहाँ देखिए, भारत के निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? इनमें से कौन यूनेस्को धरोहर विश्व स्थल नहीं है? तो हवाई महल नहीं है। ठीक है। नालंदा तो बहुत पुराना है। पर्यटन के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र कौन सा पर्यटन स्थल है? हिमालय क्षेत्र है, राजस्थान का मरुस्थल, या केरल का बैकवाटर? तो क्या हो जाएगा? सभी। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन UNW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड। कहाँ पर है? मैड्रिड में। ठीक है, मैड्रिड में है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया गया अतुल्य भारत योजना कब लागू किया गया था? यानी कब, किस वर्ष आया था? 2002 में। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन का प्रकार नहीं है? तो देखो, सांस्कृतिक पर्यटन होता है, साहसिक भी होता है, ग्रामीण भी होता है, लेकिन खगोलीय पर्यटन नहीं होता है। अब आदमी स्पेस में क्या बोलते हैं, दूसरा ग्रह तो छोड़ ही चला जाएगा घूमने के लिए, है कि नहीं? पर्यटन में भारत में पर्यटन को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो पहले बताए थे मैंने। यहाँ पर एक और है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। ठीक है। आगे बढ़े। भारत में पहला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया था? तो 1980 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करता है? तो कौन है वो? UP। ठीक है, उत्तर प्रदेश। भारत के पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, यानी भारत में जो है पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से GDP का योगदान कितना रहा है? तो लगभग 6 से 7%। ठीक है, ये हो गया खत्म। आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं सारा वो देखते रहिए, बहुत काम का है वो सारा वीडियो भी। आते हैं हम लोग आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट का, पर्यटन विकास में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका है? यानी पर्यटन विकास करने में भौगोलिक कारक क्या निभाते हैं? तो देखो, पर्यटन के विकास में, यहाँ पढ़ते जाता हूँ, पर्यटन के विकास में भौगोलिक कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य, नदियाँ, है ना, समुद्र तट, पहाड़, जंगल आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठंडे और मनोरम जलवायु जैसे स्थान शिमला वगैरह, ये सब। तो जाहिर सी बात है, भौगोलिक क्षेत्र के ज़्यादा रहने से पर्यटन स्थल ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन में क्या महत्व है? ऐतिहासिक स्थल क्या भूमिका निभाते हैं? देखो, ऐतिहासिक स्थल क्या बताता है? अतीत की संस्कृति, परंपरा, वास्तुकला को दिखाते हैं। ये न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, ये सब। सतत पर्यटन से आप क्या समझते हैं? सतत पर्यटन क्या होता है? सतत पर्यटन वह पर्यटन है जो पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना विकसित किया जाता है। यानी कि किसी भी तरह से संस्कृति को, ना ही पर्यावरण को, ना ही स्थानीय समुदाय को किसी भी तरह से कोई हानि पहुंचाए बिना ही अगर पर्यटन को किया जाता है तो उसको सतत पर्यटन कहते हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यटन को बनाए रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का क्या कार्य होता है? राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड, देखो, राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का कार्य पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों का प्रचार करना, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यटन से जुड़ी नीतियां और योजना लागू करना। ठीक है, ये मेन काम होता है। 5वां नंबर, पर्यटन क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है? तो देखो, आते हैं हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं क्या भूमिका है। तो देखो, सरकार पर्यटन नीति बनाती है, बुनियादी ढांचे का विकास करती है, जैसे कि सड़क, रेल, है ना, एयरवेज वगैरह। सुरक्षा सुनिश्चित करती है, पर्यटन स्थलों का संरक्षण का काम करती है। विभिन्न योजनाएं जैसे स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, प्रसाद, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मतलब विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की भूमिका समझाइए, क्या है इसका भूमिका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? तो वैश्विक स्तर पर पर्यटन से जुड़ी नीतियों को बनाता है, यानी दुनिया भर में पर्यटन नीति बनाता है, जिसमें आंकड़ा प्रदान करता है और सतत पर्यटन को बढ़ावा देता है और देशों के बीच पर्यटन के सहयोग को बढ़ाता है।
ये मतलब एक कह सकते हो वर्ल्ड का है पूरा। भारत में धार्मिक पर्यटन का क्या महत्व है? भारत में धार्मिक पर्यटन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि यहाँ कई प्रमुख धार्मिक जगह हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, तिरुपति, वैष्णो देवी, अयोध्या जैसे स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह आर्थिक विकास में भी सहायता देता है। इनक्रेडिबल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? इनक्रेडिबल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रचार अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। मतलब विदेशी लोगों को आकर्षित करने के लिए और भारत को एक अच्छा उद्देश्य दे के साथ एक आकर्षक पर्यटन जगह बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है। पर्यटन नीति के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो देखो पर्यटन नीति क्या क्या घटक, पर्यटन नीति मुख्य घटक है पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यटन स्थल विकास, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन से जुड़ी सेवाओं में सुधार करना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है। पर्यटन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करते हैं हम लोग। आइए, तो देखो पर्यटन के सामाजिक में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक विकास की गति मिलती है। यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत है। हालांकि अत्यधिक पर्यटन से पर्यावरणीय समस्याएं भी होती हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लाइक और करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। लॉन्ग में बढ़ते हैं हम लोग। पर्यटन विकास में जलवायु और स्थलाकृति की भूमिका पर एक निबंध लिखे। क्या इन दोनों का महत्व है? तो देखिए एकदम 5 मार्क्स के सवाल के लिए डिटेल में मैंने लिखा है इसको अच्छे से। पर्यटन के विकास में जलवायु और स्थलाकृति भौगोलिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटन स्थल की लोकप्रियता और आकर्षण काफ़ी हद तक वहाँ की जलवायु प्राकृतिक विषयों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जलवायु का प्रभाव क्या क्या डालता है। जैसे ठंडा और सुहावनी जलवायु वाले जगह जैसे शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, ऊटी आदि गर्मियों में पर्यटकों को बहुत खींचते हैं। ठंडा जगह में जाना चाहेगा गर्मी के दिन में। वहीं गोवा, केरल, अंडमान निकोबार जैसे समुद्री तटीय स्थान सर्दियों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। रेगिस्तानी पर्यटन के लिए राजस्थान फेमस है, जहाँ जैसलमेर और जोधपुर जैसे स्थान पर्यटकों को लुभाते हैं, वहाँ पे लोग जाते रहते हैं। ठीक है। तो जलवायु प्रभाव समझ लिए। स्थलाकृतियों का प्रभाव क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, समुद्र तट, गोवा, पुरी, जंगल, सुंदरबन जैसे काजीरंगा और ऐतिहासिक जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार पर्यटन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। साहसिक पर्यटन में ट्रैकिंग आ जाता है। पर्वतारोहण स्थलाकृति से प्रभावित होता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं? जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर्यटन स्थलों को प्रभावित कर सकते हैं, अतः सतत पर्यटन को अपनाने की जरूरत होती है। ये कारक हैं इसके। आते क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक पर्यटन के लाभ और चुनौतियों पर प्रकाश डालें। क्या लाभ है और क्या चुनौती है? ऐतिहासिक पर्यटन क्या करता है? ऐतिहासिक पर्यटन किसी देश की संस्कृति, धरोहर और प्राचीन परंपराओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है बल्कि आर्थिक सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देता है। सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐतिहासिक पर्यटन के क्या क्या लाभ है, पहले लाभ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी चुनौतियां पढ़ेंगे। देखो इसके लाभ, पहला है ऐतिहासिक संरक्षण। ऐतिहासिक स्थल अतीत की धरोहर को दिखाने में मदद करते हैं। सही बात है। आर्थिक विकास में क्या होता है? ऐतिहासिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। कोई भी इंसान पर्यटन करने जाएगा जिस जगह पर, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा, खाने का सुविधा कर सकता है वहाँ पर, है ना, अपना बिजनेस खोल सकता है, स्टार्टअप कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ऐतिहासिक स्थल किसी देश के वैश्विक छवि को मजबूत करते हैं जिससे विदेशी पर्यटक खींचते हैं, वहाँ पे आते हैं विदेशी पर्यटक घूमने। शिक्षा का स्रोत, विद्यार्थी शोधकर्ता ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन कर सकते हैं, आके घूम सकते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापार को बढ़ावा देना, स्थानीय कारीगरों को, व्यापारियों को लाभ मिलता है। आगे बढ़े। ऐतिहासिक पर्यटन की क्या क्या चुनौतियां हैं वो समझिए। देखो सबसे पहला अत्यधिक भीड़ हो सकता है कहीं पर, जैसे मान लो अधिक पर्यटकों के आने से ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंच सकता है, यानी जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो वहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा, कंट्रोल। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए संरक्षण की समस्या, कई स्थानिक स्थलों का रखरखाव में कमी, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। प्रदूषण, पर्यटकों द्वारा फैलाया गया कचरा ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता को बिगाड़ता है। अधिक कार्बन और अवैध निर्माण, कई ऐतिहासिक स्थलों के पास अवैध निर्माण होने से ऐतिहासिकता का खतरा होता है। जैसे कि मान लो कि कुछ सिगरेट बेच रहा, क्या बेच रहा है, ये सब, इससे कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों की बात करें। आखिर किस किस तरह से हम लोग सतत पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे डेफिनेशन सतत पर्यटन का बता चुका हूँ। अब बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे बिना देरी किए हुए कि इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं बढ़ावा देने के लिए। पहला, पर्यावरण का संरक्षण करना। क्या करना बाबू? पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, यानी पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए। जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ कचरा प्रबंधन करना जरूरी होता है, पानी का संरक्षण करना जरूरी होता है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, यानी पर्यटन योजनाओं में स्थानीय योजनाओं में
लोगों का भागीदारी होना चाहिए। ठीक है। सतत बुनियादी ढांचा यानी होटल, रिजॉर्ट, परिवहन प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब ऐसा बनाओ कि जो पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। जैसे मान लो कहीं बड़े होटल बन जाते हैं ना, कहीं फॉरेस्ट साइड में, तो कितना जंगल कट जाता है, तो इससे नुकसान होता है। पर्यटकों की जागरूकता, पर्यटकों सतत की अवधारणा और नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जो पर्यटक आते हैं उनको नियम पालन करना जरूरी है। सरकार को पर्यटन स्थलों के संरक्षण के लिए कई कड़े नियम बनाने चाहिए, जैसे कि इको सेंसिटिव जोन्स की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ पे कोई कचरा नहीं फैलाएगा। आते हैं हम लोग UNWTO का विस्तार से वर्णन करें। तो पहले बात करते हैं हम विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक पर्यटन के विकास और प्रबंध का काम करती है। समझ में आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है 1 मार्क्स वाला। तो इसकी स्थापना UNWTO की 1975 में हुई। और ये कहाँ है इसका हाईकोर्ट बोल रहे हैं, इसका कहाँ है मुख्यालय? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, स्पेन में। अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं? तो 150 से ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं। इसका काम क्या होता है? तो वैश्विक पर्यटन नीति निर्माण करना है, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाना, योजना बनाना, आर्थिक और सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करना, विभिन्न देशों के पर्यटन आंकड़ों को बताना कि ये देश कितना पर्यटन के लिए आगे है, कितना पीछे है, वो सब बताना, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और पर्यटन से संबंधित शोध और विकास करना। ये सब आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं 5 नंबर, भारत सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं भारत सरकार ने क्या क्या किया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो देखो, पहला, प्रमुख सरकारी योजनाएं और प्रयास, जैसे कि क्या किया था? इनक्रेडिबल इंडिया बनाया था। भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने का अभियान चलाया था, इनक्रेडिबल इंडिया। स्वदेश दर्शन योजना, इसमें क्या था? धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना चलाई गई थी। प्रसाद योजना, ये क्यों चला था? तो धार्मिक पर्यटन स्थलों को बुनियादी ढांचे सुधारने के लिए, जैसे कहीं टूट गया है तो उसको सुधार देना है। ई वीज़ा की सुविधा, यानी विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में प्रवेश आसान बनाने के लिए ई वीज़ा, मतलब डायरेक्ट तुरंत वीज़ा मिल जाता है। एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म, हिमालय क्षेत्रों और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है। पर्यटन नीति और उसके उद्देश्य को विस्तार से वर्णन करें, यानी पर्यटन नीति क्या है और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। चलिए आते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ पढ़ के। पर्यटन नीति किसी देश या राज्य द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए बनाई गई एक राजनीतिक योजना होती है। भारत सरकार ने 1982 और 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित की थी, जिसका मेन काम क्या था बाबू? तो जिसका उद्देश्य पर्यटन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करना था, यानी पर्यटन को आर्थिक, मतलब इससे भी पैसा अर्जित किया जा सकता है देश के लिए, ये बताना था। सांस्कृतिक धरोहर को बचाना था और पर्यावरण का संतुलन बनाना था। इसके मुख्य उद्देश्य देखो, सबसे पहला आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर करना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। संस्कृति धरोहर का संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों और संस्कृति विकास में सुरक्षित करते हुए पर्यटन को प्रोत्साहित करना। सस्टेनेबल पर्यटन, पर्यटन को क्षति पहुंचाए बिना पर्यटन गतिविधियों को संचालन करना, ये था इसका काम। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विस्तार, यानी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं का विकास करना और विपणन, यानी मार्केटिंग अच्छे से होना चाहिए। स्थानीय समुदाय का विकास, पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। सुरक्षित और सुगम यात्रा, परिवहन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन का करने के लिए वाहनों की सुविधा और सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा तैयार करना। आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का महत्व और इसे मनाने का उद्देश्य। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा 1980 में घोषित किया गया था। इसको 1980 में घोषित किया गया था कि 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व क्यों है? देखो, पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। सही बात है। सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। देशों के बीच आपसी सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए किया गया है, अच्छे संबंध बनाने के लिए। उद्देश्य क्या है इसके? तो देखो, पर्यटन के लाभों को उजागर करना, यह बताना कि पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास में कैसे योगदान करता है, कितना बेहतर है पर्यटन के बारे में जानना। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच समझना और सद्भावना बढ़ाना। ठीक। पर्यावरण संरक्षण पर जोर, यानी सतत पर्यटन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, ये इसका काम था। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, पर्यटन से होने वाली आय का लगभग स्थानीय लोगों तक पहुंचाना, ये सब इसके काम थे। ठीक है, आ जाते हैं अब इधर। इको टूरिज्म क्या है, इसके लाभ और हानियाँ समझाइए। इको टूरिज्म के लाभ और हानियाँ बताना आपको। तो इको टूरिज्म पहले बार में पढ़ चुके हैं हम लोग कि पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना यात्रा की जाती है। इसका मेन काम क्या है? लाभ में क्या क्या है? पर्यटन का संरक्षण होता है, यानी जंगल, नदी, जंगलों, वन्य जीवों की संरक्षण में मदद करता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जैसे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को रोजगार मिलते हैं। शैक्षिक महत्व बढ़ता है, पर्यटकों को प्रकृति और जैव विविधता के बारे में जागरूक करता है। सांस्कृतिक संवर्धन, स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। हानियाँ क्या क्या है?
पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। यदि पर्यटकों की संख्या अधिक हो जाए तो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव, यानी बाहरी लोगों के आने से स्थानीय परंपराओं में बदलाव आ सकता है। जैसे वो लोग का खाएगा का नहीं, लोग देखा देखी बच्चा लोग भी सीख जाएगा, है कि नहीं। अधिक लाभ कमाने के प्रयास में इको टूरिज्म की मूल भावना कमजोर हो सकती है। 9 नंबर क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में धार्मिक पर्यटन का महत्व और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ये पढ़ना हम लोग को। भारत में धार्मिक पर्यटन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक आध्यात्मिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। जैसे समझिए क्या क्या होता है इसमें। धार्मिक में आध्यात्मिक शांति पाया जाता है, यानी लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं और मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, शांति के लिए। आर्थिक योगदान क्या देता है, धार्मिक पर्यटन से स्थानीय व्यापार, होटल होता है, परिवहन, हस्तशिल्प उद्योग को लाभ मिलता है। सांस्कृतिक एकता बढ़ाता है, यानी विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे का आस्था का सम्मान करते हैं इस पर्यटन में, जिससे सामाजिक भेदभाव खत्म होता है और सद्भाव बढ़ता है। विरासत का संरक्षण होता है, यानी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को रखरखाव में मदद मिलता है। प्रमुख धार्मिक स्थल, देखो हिंदू धर्म में कौन कौन से धार्मिक स्थल है, तो वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर फेमस है, प्रयागराज यानी त्रिवेणी संगम, अयोध्या राम जन्मभूमि, और हरिद्वार तिरुपति बालाजी मंदिर वगैरह ये सब, ठीक है। इस्लाम धर्म में हम लोग का अजमेर शरीफ दरगाह, हाजी अली दरगाह और जामा मस्जिद, ठीक है। सिख धर्म में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी सन टेम्पल, पटना साहिब और हेमकुंड साहिब। बौद्ध धर्म में बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। ईसाई धर्म में वेलंकन्नी चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च, गोवा, ये सब फेमस जगह है। पर्यावरण और पर्यटन के बीच में संबंध बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो पर्यावरण और पर्यटन के बीच में क्या क्या संबंध है, देखो पर्यटन और पर्यावरण का गहरा संबंध है, क्योंकि पर्यटन प्राकृतिक स्थानों, जंगलों, समुद्र तटों और पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं, क्योंकि इसी से प्राकृतिक पर्यावरण में ही ना आता है लोग जी घूमने के लिए। सकारात्मक संबंध क्या है, देखो पहला पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी सतत पर्यटन से जंगल, नदी और जैव विविधता को रक्षा होता है। स्थानीय समुदाय को भी लाभ मिलता है, कैसे, इको टूरिज्म से स्थानीय लोगों का रोजगार मिलता है और वे पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। संवेदनशील स्थलों का संरक्षण, यानी सरकार और पर्यटक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो जाहिर सी बात है पर्यटन के कारण प्रदूषण और कचरा फैल सकता है, यानी जब अधिक संख्या में लोग आ जाएंगे किसी जगह पर तो पर्यटकों के आने से पानी, हवा और भूमि प्रदूषण बढ़ सकता है। वन्य जीवों पर प्रभाव, ज़्यादा इंसानी गतिविधियों से जानवर प्राकृतिक आवास से प्रभावित हो जाते हैं। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक निर्माण कार्य, यानी होटल और अन्य पर्यटन सुविधाएं के निर्माण से प्राकृतिक संसाधनों को अतिदोहन हो सकता है। ये सब था, तो निष्कर्ष खत्म हो गया है। तो ये क्वेश्चन आज के थे, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। बस 2 यूनिट और बचे हैं, तो आज रात में फिर डल जाएगा, और 10th वालों के लिए भी 1-2 यूनिट बचा हुआ है, तो उन लोग को भी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग प्रीवियस वाला जितना भी वीडियो है, पिछले साल का हो या 2023 का हो, वो सब भी देखा करो, उसमें भी मिल जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।